हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूके पीएससी के प्रीलिम्स 360 सीरीज़ में। तो आज जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम ज्योग्राफी का क्या करेंगे कि प्रमुख बंदरगाह जो मेजर पोर्ट्स हैं अपने देश में, 13 मेजर पोर्ट हैं, ठीक है। 13 मेजर पोर्ट हैं और 200 से ज़्यादा क्या हैं, छोटे पोर्ट हैं। अब आपको पता होगा ना कि जो मेजर पोर्ट है उनको सारा का सारा किसके अंडर में आता है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। और जो छोटे एयरपोर्ट बोला मैं, जो छोटे बंदरगाह हैं वो किसके अंडर में आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हम पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे और आपके प्रीवियस ईयर पेपर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चाहे आप आरओ की बात करो, आरओ एआरओ वाले एग्जाम की बात करो, चाहे फिर आप पीसीएस की बात करो, ठीक है, चाहे फिर आप लोअर पीसीएस की बात करो या आप एफआरओ की बात करो, तो यहाँ से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। या जो ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं वहाँ की बात करो तो वहाँ से भी आपके पास यहाँ पर क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। फिर मौलिक कर्तव्य एक ऐसा एवरग्रीन टॉपिक है, ठीक है, कि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ से जो अभी तक जो पीसीएस में और जो हमारे उत्तराखंड में एग्जाम क्वेश्चन आए हैं वो बड़े ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन क्या इजी क्वेश्चन टफ नहीं हो सकते? टफ हो सकते हैं। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन मतलब इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐसा पढ़ लेंगे कि अगर इससे कितना भी टफ क्वेश्चन आता है तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से मेंस में भी कई बार यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन आते हैं 100 शब्दों के, ठीक है। 100 शब्दों के यानी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो भी आप लिखने के एबल हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि आपको जो यहाँ पर आज जो 2-3 टॉपिक हैं वो क्या है, ट्रिक बेस पे याद होंगे, ठीक है। ट्रिक बेस पे आप उनको याद कर पाओगे। मैं भी अपने टाइम पे जब पढ़ता था तो मैं भी क्या करता था, ट्रिक बेस पे इनको याद करता था, ठीक है। तो आपको भी सेम करना है कि इसको ट्रिक बेस पे याद करना है, ताकि आपको ये क्या हो जाए, लाइफ लॉन्ग याद हो जाए, ठीक है। चाहे आप मेंस अभी लिखें, बाद में लिखें, कभी भी लिखें, तब तक आपको ये क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। और तब तक का मतलब मेरा ये है कि इसी बार लिख लेना मेंस, इस बार अच्छी तैयारी करना, ठीक है। फिर तीसरी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसडीजी। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और हमारे पास 17 क्या है, एसडीजी गोल्स हैं। आज मैं आपको इनको भी याद करा के चला जाऊंगा और ये भी मेंस में बड़ा ही क्रिटिकली रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये मेंस का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आप इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें, ठीक है, और आपको वहाँ पर कोई क्वेश्चन माना नहीं आता मेंस में, तो आप वहाँ पर घुमा फिरा के अगर एसडीजी के बारे में भी लिख के आ जाते हैं ना, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। कई बार वो पूछ देता है कि एसडीजी 11 में क्या है, एसडीजी 12 में क्या है, एसडीजी 13 में क्या है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, आज पूर्ण तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम साइंस के टॉपिक की बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है हमारी, ठीक है, ये भी आप ट्रिक से याद कर देंगे, ठीक है। तो आज ये भी बहुत अच्छे तरीके से आप याद करके चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ब्रिटिश इंडिया में जो शिक्षा का विकास हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, हम इस टॉपिक को भी क्या कर लेंगे, पूर्ण तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और जो छठवां टॉपिक है ये उत्तराखंड से रिलेटेड है और वहाँ पर है कुमाऊं परिषद। तो कुमाऊं परिषद में कितने अधिवेशन हुए थे, 6 अधिवेशन हुए थे। 6 अधिवेशनों को बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और कुमाऊं अधिवेशन के बारे में हम सब कुछ पढ़ लेंगे, मतलब ऑल टोटल पढ़ लेंगे और इस टॉपिक को भी यहीं खत्म कर देंगे आज के आज ही। और जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, देखो यहाँ से लगातार पिछले 2-3 एग्जामों में ना प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो बन रहे हैं, ठीक है। मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं परिषद के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या कैसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो आप यहाँ से इसको भी क्या कर सकते हैं, टैकल आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा वो कल का लेक्चर जरूर देखें। कल हमने अच्छा टॉपिक पढ़े थे, कोपेन को पढ़ा था, लोकपाल लोकायुक्त को पढ़ा था, फेरा फेमा को पढ़ा था, अकाल आयोगों को पढ़ा था, ब्रिटिशकालीन अकाल आयोगों को पढ़ा था, एसिड के बारे में पढ़ा था और उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में भी पढ़ा था। और वन्य जीव अभ्यारण्य होते क्या हैं, हमने ये भी बड़े डिटेल से देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि टेलीग्राम पे जाओ, टारगेट यूके पीएससी को सर्च करो, वहां पर आपको ये आइकन मिलेगा। ये आप या क्या कर सकते हैं, आप इस बार कोड को स्कैन करके कहाँ पहुंच सकते हैं, सीधे ही टेलीग्राम पे पहुंच सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट यूके पीएससी को। वहाँ पर आपको जल्द ही क्या मिलेगी, इन्फोग्राफी मिलना शुरू हो जाएगी। 90 लोग हो चुके हैं और जैसे ही 100 लोग होते हैं तो यहाँ पर से हम क्या कर लेंगे, इन्फोग्राफी शेयर करना शुरू कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। वो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंडिया के क्या है, मेजर पोर्ट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे पश्चिमी तट के पोर्ट, फिर देखेंगे हम पूर्वी तट के पोर्ट, और जो हमारा एक पोर्ट है कहाँ है, अंडमान निकोबार में है, तो हम इसको भी देखेंगे। तो टोटल हमारे पास 13 मेजर पोर्ट हैं और ये 13 मेजर पोर्ट ये आपके स्क्रीन पे हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रमुख बंदरगाहों के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो देखो भारत में कितने बंदरगाह हैं, 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जबकि जो छोटे बंदरगाह होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, तो राज्य सरकारों के अंडर में आते हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में कभी भी आपको पूछा जा सकता है।
कि जो बड़े बंदरगाह हैं वो कौन सी सरकार के अंडर में आते हैं, केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं या राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं वो किसके अंडर में आते हैं, तो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। लेकिन जो हमारे छोटे बंदरगाह हैं वो किसके अंडर में आते हैं, तो वो राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार आपके पास प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट वाला बंदरगाह नहीं है, या कौन सा निम्न में से पूर्वी तट वाला बंदरगाह नहीं है। कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। या जो स्पेसिफिक जो हमारे पोर्ट्स हैं या उनकी विशेषता भी आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट हमारे वहाँ पर मैप में कहाँ पर है, तो गुजरात में है। सबसे पहले कांडला पोर्ट में, कांडला पोर्ट कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है अपना कांडला पोर्ट, ठीक है। तो कांडला पोर्ट के बारे में देख लेते हैं, इसकी विशेषता क्या है। यह एक टाइडल पोर्ट है, मतलब ज्वारीय बंदरगाह है। ये सबसे पहली जो विशेषता है वो क्या है कांडला पोर्ट की, कि ये क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है। इसका दूसरा नाम क्या है या नया नाम क्या है, तो दीनदयाल बंदरगाह भी इसका क्या है, नया नाम है। यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, मतलब फ्री ट्रेड जोन है ये, ठीक है। यहाँ से मुख्य रूप से पेट्रोलियम, नमक, उर्वरक का आयात निर्यात होता है और उत्तर भारत की आपूर्ति करने वाला यह सबसे प्रमुख बंदरगाह है। एक बार ये प्रीलिम्स मतलब PYQ में आ चुका है, प्रीलिम्स के पेपर में आ चुका है, UPSC में आ चुका है। वहां पर पूछा था, स्टेटमेंट वाइज में आया था ये क्वेश्चन कि उत्तर भारत का आपूर्ति करने वाला सबसे प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, मतलब ये स्टेटमेंट में आया था। अब माना आपको ये पता नहीं है कि उत्तर भारत की आपूर्ति करने वाला सबसे मुख्य बंदरगाह या सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन है, तो आप कैसे कर पाओगे इसको, ठीक है। तो आप इन लाइनों को क्या कर सकते हो, कहीं पे लिख सकते हो। जो आपके पुराने नोट्स होंगे ना वहां पर इनको अपडेट कर सकते हो। कल मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, वो लगातार अपने क्या कर रहे हैं, पुराने नोट्सों को भी इस सीरीज के साथ अपडेट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, कांडला पोर्ट है। तो कांडला पोर्ट के बारे में इतने ही फैक्ट्स आपके प्रीलिम्स के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। और अगर मेंस में लिखने के लिए आता तो यार 100 शब्दों में अभी 13 पोर्ट है, कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो है मुंबई का बंदरगाह है, ठीक है। राज्य कौन से राज्य में आता है, तो महाराष्ट्र में आता है मुंबई का बंदरगाह। विशेषता क्या है, तो यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ये आ सकता है आपके पास पेपर में, ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, तो कौन सा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है, तो वो भी मुंबई का ही है, ठीक है, मुंबई पोर्ट है। इसे भारत का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है या माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मुंबई में ही जो दूसरा बंदरगाह है उस बंदरगाह का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है, यह नाहवा शेवा बंदरगाह, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो पहला वाला बंदरगाह पड़ा ना हमने, ये वाला बंदरगाह, तो ये बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है, इसकी वजह से ही ये वाला बंदरगाह बनाया है। और ये कैसा बंदरगाह है भैया, आर्टिफिशियल बंदरगाह है, ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह है। और जो हमारा पुराना मतलब जो मुंबई वाला बंदरगाह है, जो पुराना वाला बंदरगाह है हमारा, वो कैसा बंदरगाह है, तो वो प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। तो जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है या नाहवा शेवा बंदरगाह है, ये महाराष्ट्र में मुंबई के पास है, ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और कंटेनर बंदरगाह है। देखो दोनों ही सबसे बड़े बड़े हैं। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, तो मुंबई का पुराना बंदरगाह है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है हमारा, तो वो कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ही क्या है हमारा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, कंटेनर बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया था। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि जो मुंबई बंदरगाह था ना पुराना वाला जो अपने पास है, जो प्राकृतिक बंदरगाह है, ये क्या था, सबसे व्यस्त था। तो इसकी व्यस्तता कम करने के लिए ही क्या बनाया गया है, ये नया बंदरगाह बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यह आधुनिक सुविधाओं से भी क्या है, लैस है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो मुंबई बंदरगाह ये है पुराना वाला, और नया वाला बंदरगाह ये है, ठीक है। ये कहाँ पर है, साउथ मुंबई में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नाहवा शेवा पोर्ट, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, ये है, ठीक है। तो ये दोनों ही बंदरगाह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो हम अभी 3 बंदरगाहों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा गुजरात का कांडला पोर्ट। इसने अच्छा गुजरात है यहाँ पर, ठीक है, ये है गोवा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने गलत लिख दिया। लेकिन देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कांडला पोर्ट कहाँ पर भैया, अपना गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद हमने 2 बंदरगाह पढ़ लिए मुंबई के। एक मुंबई पोर्ट पढ़ लिया पुराना सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। फिर उसके बाद जो नया है जवाहरलाल नेहरू, ये सबसे बड़ा क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे बड़ा क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला बंदरगाह कौन है, ऊपर वाला जो
नेहरू मतलब पुराना वाला है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा चौथा पोर्ट है वो क्या है, मारमागांव बंदरगाह, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, गोवा में है। और कौन सी नदी पर है, तो भैया जुआरी नदी के मुहाने पर है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, गोवा में ना दो प्रमुख नदियाँ हैं, गोवा में दो प्रमुख नदियां हैं। एक नदी के बारे में तो आप पढ़ चुके हो कि जुआरी नदी है, आपको मुझे दूसरी नदी के बारे में बताना है कि गोवा में दूसरी नदी कौन सी है। बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है और पेपर में कई बार आ चुकी है। तो मुरमागांव जो बंदरगाह है वो कौन से नदी के मुहाने पर है, तो जुआरी नदी के मुहाने पर है। यहाँ से मुख्य रूप से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो जो हमारा मुरमागांव बंदरगाह है, जो हमारे गोवा में बंदरगाह है, तो यहाँ से क्या किया जाता है भैया, यहाँ से किया जाता है लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो पांचवा पोर्ट है वो है न्यू मंगलोर बंदरगाह। देखो यहाँ पर ये है वो वाला बंदरगाह, ठीक है। मुरमागांव बंदरगाह कहाँ पर है भैया, तो ये अपने गोवा में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद है न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर पोर्ट है, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो कुद्रेमुख की खानों से निकाला लौह अयस्क इसी बंदरगाह से क्या होता है, निर्यात होता है, और इसे कर्नाटक का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटक का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो न्यू मंगलोर बंदरगाह को कहते हैं। और यहाँ से क्या किया जाता है, निर्यात। तो जो कुद्रेमुख की खाने, देखो कुद्रेमुख की खाने कहाँ है, कर्नाटक में। एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप ये पढ़ लो कि कुद्रेमुख की खाने कहाँ पर है, तो भैया कर्नाटका में है। और वहाँ से क्या निकलता है, तो लोह अयस्क निकलता है। और इसी लोह अयस्क को जो निर्यात किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, तो न्यू मंगलोर बंदरगाह से किया जाता है, ठीक है। तो हमने 5 पोर्ट पढ़ दिए। अब छठवां पोर्ट पढ़ते हैं, कोचीन बंदरगाह। तो कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है भैया, केरल में है, ठीक है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो एक लैगून पर स्थित है, देखो है ना, जो कि लैगून पर स्थित है और मसालों और चाय का निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो जो केरल का बंदरगाह है, जो कोचीन बंदरगाह है, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो किस चीज़ के निर्यात के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मसाला और चाय के निर्यात के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक बड़ा शिपयार्ड भी है जहाँ जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत भी होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो कोचीन बंदरगाह है अपना, ठीक है, जो कोचीन बंदरगाह है अपना, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जहाज़ों का निर्माण भी होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो कोचीन बंदरगाह है भैया हमारा वो क्या है, वो है केरल में, ठीक है। जो न्यू मर्मुगांव बंदरगाह है वो कहाँ पर है भैया, अपने कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इतना हम देख चुके हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम पूर्वी तट के बंदरगाह। तो देखो जो हमारे पश्चिमी तट है ना, वहाँ पर कितने बंदरगाह हैं, 6 बंदरगाह हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पहला है कांडला पोर्ट, कहाँ पर है, गुजरात में। मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहाँ पर है भैया, महाराष्ट्र में है। 2 पोर्ट यहाँ पर हो गए। फिर जो मारमुगांव पोर्ट है वो कहाँ पर है, अपने गोवा में है, ठीक है। जो न्यू मंगलोर पोर्ट है वो कहाँ पर है भैया, अपना कर्नाटका में है, कर्नाटका में है, ठीक है। और फिर जो कोच्चि पोर्ट है ये वो कहाँ पर है, अपने केरला में है, ठीक है। तो अभी हमने 6 बंदरगाह पढ़ लिए। कई बार आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो पश्चिमी तट है अपना, जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर कितने बंदरगाह हैं, तो यहाँ पर कितने बंदरगाह हैं, तो 6 बंदरगाह यहाँ पर है, ठीक है। तो अब पूर्वी तट पे अब हम आते हैं, पूर्वी तट के बंदरगाह, ठीक है। और जो पश्चिमी तट के बंदरगाह सब कौन से सागर में, तो अरब सागर में है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब है पूर्वी तट के बंदरगाह। तो पूर्वी तट का जो पहला बंदरगाह है वो कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता में है। तो कोलकाता जो हल्दिया बंदरगाह है वो कहाँ पर है, तो वो पश्चिम बंगाल में है। यह भारत का एकमात्र नदी तटीय बंदरगाह है, हुगली नदी पर स्थित है। मतलब ये क्या है कि नदी के अंदर बना हुआ बंदरगाह है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी है। तो जो अपना कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है उसका नया नाम क्या है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी है, ठीक है। यह पूर्वी भारत और पड़ोसी देशों जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, उनके व्यापार का भी प्रमुख केंद्र है। तो ये भी यूपीएससी का पीवाईक्यू है, ठीक है। ये भी यूपीएससी का पीवाईक्यू है कि जो नेपाल और भूटान का व्यापार होता है वो भारत के किस बंदरगाह से होता है, तो वो किस बंदरगाह से होता है, तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह से होता है, ठीक है। फिर है पारादीप बंदरगाह, ये उड़ीसा का है, ठीक है। पारादीप कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी विशेषताएं क्या है, तो यहाँ से जापान को कच्चा लोहा निर्यात किया जाता है और यह एक गहरा बंदरगाह है जो भारी जहाजों को संभालने में सक्षम है। तो ये भी पूछा गया एक बार क्वेश्चन कि जो जापान को जो कच्चा लोहा निर्यात किया जाता है वो कौन से बंदरगाह से किया जाता है, तो वो कौन से बंदरगाह से किया जाता है भैया, पारादीप बंदरगाह से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ये है अपना कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह, ठीक है, हल्दिया पोर्ट है, ठीक है। और कौन सी नदी पर है, तो हल्दिया नदी पर है, ठीक है। कौन सी नदी पर है, तो हुगली नदी पर है, सॉरी हल्दिया नदी नहीं है, हुगली नदी पर है, ठीक है। हुगली नदी पर कौन सा पोर्ट है अपना, तो कोलकाता हल्दिया पोर्ट। और इसका नया नाम क्या है, तो हमने पढ़ा था क्या है इसका नया नाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, ठीक है। फिर हमने दूसरा जो बंदरगाह पढ़ा वो पारादीप बंदरगाह
बंदरगाह पड़ा, ठीक है, जो कि कहाँ पर है भैया, उड़ीसा में है, ठीक है। और जापान को जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, जापान को जो सबसे ज़्यादा वो जाता है क्या, लौह अयस्क जाता है, वो कहाँ से जाता है, तो पारादीप बंदरगाह से जाता है। जो अपने नेपाल और जो भूटान देश हैं, इनका जो जितना भी इनका व्यापार होता है वो कौन से पोर्ट से होता है, तो हुगली नदी वाले पोर्ट से, कौन से, कोलकाता हल्दिया पोर्ट से ही इसका क्या होता है, सारा व्यापार होता है, ठीक है। तो हम ये 2 पोर्ट पढ़ चुके हैं। फिर आता है विशाखापट्टनम पोर्ट, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो पोर्ट है ना वो डोल्फिन नोज के पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो एक गाजी मूवी बनी थी ना, गाजी मूवी आपको याद होगा, जो जिसमें पाकिस्तान और ये, तो उन्होंने उस टाइम पे क्या सोचा था कि जब वो बांग्लादेश वाला इशू चल रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने इसी बंदरगाह को टारगेट करने की सोची थी, जो गाजी मूवी है, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है भैया, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, तो ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। देखो ये भी पूछा जाता है, सबसे बड़ा बंदरगाह तो हमने मुंबई का बंदरगाह देखा, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देखा, ठीक है। उसके बाद हमने जो सबसे गहरा पोर्ट है वो कौन सा है भैया, विशाखापट्टनम पोर्ट है, ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। यह डोल्फिन नोज नामक पहाड़ी से सुरक्षित है, इसलिए यह प्राकृतिक रूप से बहुत सुरक्षित बंदरगाह है। तो ये भी कई बार पेपर में आता है कि वह कौन सा पोर्ट है जो डोल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है, तो वो कौन सा पोर्ट है, तो भैया वो है विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। यहाँ जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत दोनों की जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या होता है, जहाज़ों का निर्माण और क्या होता है, मरम्मत भी होती है, ठीक है। तो हम नो क्या पढ़ चुके हैं, 9 पोर्टों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर जो 10वां पोर्ट है हमारा वो है एन्नोर पोर्ट। इसको दूसरा नाम क्या है इसका, कामराजार पोर्ट, हाँ, कामराजार पोर्ट है, ठीक है इसका नाम। तो इसका दूसरा नाम क्या है, कामराजार पोर्ट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ठीक, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता क्या है, यह भारत का पहला निगमित मतलब कॉर्पोराइज्ड बंदरगाह है, यानी यह एक कंपनी की तरह चलता है, ट्रस्ट की तरह नहीं चलता। तो ये भी कई बार पेपर में आ सकता है आपके पास कि ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो निगमित बंदरगाह है, निगमित यानी कि कॉर्पोराइज्ड बंदरगाह है, तो वो कौन है, तो वो एन्नोर पोर्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यह मुख्य रूप से कोयला आयात के लिए प्रसिद्ध है, यह इसे क्या जाना जाता है, कोयला आयात के लिए जाना जाता है। तो ये भी कई बार आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सा बंदरगाह है जो कोयला आयात के लिए जाना जाता है, तो वो कौन सा है कि एन्नोर पोर्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है भैया, तमिलनाडु में है। और इसकी विशेषता क्या है, तो यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो वो कौन है, चेन्नई पोर्ट है। यह मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यस्त पोर्ट है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये चेन्नई पोर्ट है, ये एन्नोर पोर्ट है, ये विशाखापट्टनम पोर्ट है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो लास्ट पोर्ट है अपने पास, जो अपनी क्या है मेन टेरिटरी से जुड़ा, वैसे तो खैर पोर्ट ब्लेयर वाला पोर्ट भी है ही, लेकिन जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये तमिलनाडु में है। यह पानी कम गहरा है, इसलिए बड़े जहाज कुछ दूरी पर इसमें क्या होते हैं, खड़े रहते हैं। यह मत्स्य पालन और मोती निकालने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे पर्ल सिटी भी कहा जाता है। तो पर्ल सिटी कौन से बंदरगाह को कहा जाता है, तो तूतीकोरिन बंदरगाह को कहा जाता है। ये पेपर में आपके पास कभी भी आ सकता है कि पर्ल सिटी बंदरगाह कौन से बंदरगाह को कहा जाता है, तो वो कौन से बंदरगाह को कहा जाता है, तूतीकोरिन बंदरगाह को कहा जाता है। अब एक हमारे पास 13वां और सबसे बड़ा पोर्ट है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ये कहाँ पर है भैया, अपने तो ये अंडमान निकोबार में है, ठीक है। यह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया है इसको, जिसका सामरिक महत्व बहुत ही अधिक है। मतलब देखो ये सामरिक महत्व क्यों है, ठीक है, ये सामरिक महत्व क्यों है, क्योंकि नीचे से यहाँ पर क्या होता है, जो क्या होता है कि जल में मतलब जो पानी में क्या होता है, आयात निर्यात होता है ना, तो ये इधर से ही नीचे जो जाता है सुंडा की जल संधि से और आगे के लिए, और उधर चाइना सी में, ठीक है। तो ये सामरिक दृष्टि से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए। तो हमने क्या पढ़ दिया, 13 बंदरगाह पढ़ दिए हैं, ठीक है। तो ये आपने 13 बंदरगाह पढ़ दिए। देखो क्या है, 6 बंदरगाह तो हैं पश्चिमी तट पर, ठीक है, 6 बंदरगाह हैं पश्चिमी तट पर, 6 बंदरगाह हैं पूर्वी तट पर 12, और एक बंदरगाह अपना कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में है, ठीक है। तो आज आपने क्या कर लिया है, पूरे बंदरगाह पढ़ लिए हैं, ठीक है। एक बार आप इसका रिवीजन कर लेना। इस जो मैप है, ये आपके सामने जो मैप है, इसको क्या कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो और अपने पास रख लो, और इनको एक बार जरा देखते रहना, 1-2 दिन देखते रहना, आपको क्या हो जाएंगे, ये याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये MCQ है, ठीक है। कल बहुत कम लोगों ने आंसर दिया, लेकिन आज क्या करना, थोड़ा
खूब इनमें पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना है, ठीक है। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास वो है मौलिक कर्तव्य, ठीक। तो मौलिक कर्तव्य बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप आज आपको क्या हो जाएंगे, आज आपको सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को नागरिकों के नैतिक दायित्व के रूप में शामिल किया गया है। ये अधिकार और कर्तव्य के मतलब ये अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे मूल संविधान में नहीं थी, हमारे मूल संविधान में क्या नहीं थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। लेकिन ये कब जोड़ी गई, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में क्या जोड़े गए, 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं ये संविधान के कौन से भाग में आते हैं। तो ये आते हैं 4A में, ठीक है, ये आते हैं 4A में, ठीक है। ये कहाँ पर आते हैं, कौन से भाग में आते हैं, तो 4A में आते हैं ये, ठीक है। कौन आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में आती हैं, 4A में आती हैं। और कौन से आर्टिकल में आती हैं, तो 51A में आती हैं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके स्रोत क्या है, तो तत्कालीन क्या है, सोवियत संघ मतलब USSR से के संविधान से ये प्रेरित होकर क्या आई हैं, भारतीय संविधान में आई हैं। कौन आई हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई हैं। अब आपको मुझे बताना है कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो हम किसके संविधान से लाए हैं, भारत मतलब भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से आए हैं, ठीक है। तो जो मौलिक कर्तव्यों वाली समिति थी, उस समिति का नाम क्या था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति था। इसकी सिफारिशों पे क्या आए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में आए हैं। और कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या आई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो कि किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, ये कहाँ पर जोड़ा गया, अपने संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं कि सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक तरफ से क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। और जब भी आपके पास मेंस में क्वेश्चन आता है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5वें नंबर का फंडामेंटल आपने पहले नंबर पे लिख दिया, पहले नंबर का फंडामेंटल आपने 7वें नंबर पे लिख दिया। यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जो देखो, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है ना, वो हूबहू ही चलती है। मतलब अगर आपके पास मेंस में क्वेश्चन आता है और अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे क्या लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखनी पड़ेगी, जो हमारे संविधान में पहले नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वही आपको अपने उत्तर में भी पहले नंबर पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ABCD ट्रिक से सीख लेते हैं। तो A4 होता है एंथम, A4 होता है एंथम, राष्ट्रगान। तो फंडामेंटल 51A के A में क्या है, तो संविधान का पालन करें और नेशनल एंथम व ध्वज का क्या करें, आदर करें। तो फंडामेंटल जो हमारा 51A है ना, इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। और उसके भी A में, सबसेट A में क्या है, तो उसमें क्या है, राष्ट्रगान, एंथम की बात करी गई है, या क्या कही गई है कि संविधान का क्या करें, पालन करें, या हमारे राष्ट्रगान और ध्वज का भी क्या करना है, हमको पालन करना है, या नहीं, और मतलब सभी का हमको क्या करना है, पालन करना है। B4 यहाँ पर ये किया हमने, बापू या भगत सिंह, तो स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का क्या करना है, पालन करना है, ठीक है। तो पहले एक बार देख लेते हैं 11 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास क्या है। सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, वो है संविधान का पालन करना। संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना है, हमको आदर करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने A से क्या कर दिया, एंथम को याद कर दिया, A4 होता है एंथम। और इसी से हम क्या याद कर देंगे कि हमको संविधान का भी पालन करना है, हमको नेशनल एंथम का भी पालन करना है और हमको अपने ध्वज का भी पालन करना है, ठीक है। फिर जो दूसरा फंडामेंटल राइट है वो क्या है, वो है स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श, मतलब स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका क्या करना है, पालन करना है। तो हम इस ट्रिक से उसको याद कर सकते हैं, B4 बापू या भगत सिंह को, ठीक है, हम यहाँ से याद कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं याद, कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का क्या करना है, हमको पालन करना है, ठीक है। फिर जो हमारे पास तीसरा फंडामेंटल राइट है वो है संप्रभुता और अखंडता, ठीक है, कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्या करना है, उसकी रक्षा करनी है और उसको अक्षुण्ण रखें। तो यहाँ पर C4 कर देंगे हम, सेंटर या कंप्लीट यूनिटी को से याद कर लेंगे। तो C से हमने अगर कंप्लीट यूनिटी कर दिया तो देश की संप्रभुता और अखंडता को क्या करके रखना है, हमको बचा के रखना है, ठीक है, बना के रखना है। फिर जो
जो चौथा है हमारे पास है डिफेंस। डिफेंस मतलब होता है कि देश की रक्षा, ठीक है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करें, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो D4 है डिफेंस। तो डिफेंस में क्या है, देश की डिफेंस मतलब रक्षा करें और बुलावा जाने पर क्या देनी है, हमको सेवा भी देनी है। माना कभी युद्ध हो जाता है और लोग कम पड़ जाते हैं, वहाँ पर सिपाही कम पड़ जाते हैं, तो आपको भी घर से उठा के ले जाया जा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारा 5वें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटी है वो है समरसता और भाईचारा। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हो। इसको याद रखना, ये एक बार CDS के पेपर में PYQ में आया था कि स्त्रियों का सम्मान हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से फंडामेंटल राइट में है, ठीक है, और वहाँ पर इधर से दे दिया था समरसता और भाईचारा, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति, उत्कृष्टता और प्रयास, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया था क्या, स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बार PYQ में आया था कि स्त्रियों का सम्मान हमारे कौन से फंडामेंटल राइट में है, तो वो कौन से हैं, समरसता और भाईचारे में। तो यहाँ पर हम यहाँ पर याद नहीं कर सकते। E4 होता है इक्वालिटी, ठीक है, 5वें नंबर पर आता है E, और E4 होता है इक्वालिटी। तो यहाँ पर है इक्वालिटी और भाईचारा बढ़ा है। इसी में क्या है, महिलाओं की सम्मान की बात करी गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारे पास 6वें नंबर का फंडामेंटल राइट है वो है सांस्कृतिक धरोहर। हमारी मतलब जो हमारी क्या है, सामाजिक संस्कृति है कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका क्या करें, परिरक्षण करें। तो यहाँ पर हम क्या करें, F4 फोर्ट्स मतलब किले और संस्कृति की बात करी गई है। तो हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का क्या करें, महत्व रखें, ठीक है। तो ये 6 हो गए। फिर जो 7वां है हमारे पास G4 है ग्रीन, पर्यावरण। तो G4 होता है ग्रीन, ठीक है, 7वां है हमारे पास, ठीक है, पर्यावरण की संरक्षण। तो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, ठीक है, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति क्या करें, दया का भाव रखें। तो G4 होता है ग्रीन। ग्रीन से आप पर्यावरण को याद कर सकते हैं, और यहाँ पर बोला गया है ग्रीन एनवायरनमेंट, मतलब वन, झील, नदी, वन्य जीव भी है इसमें, ठीक है, वन्य जीव। एक बार ये पेपर में आ चुका है कि वन्य जीव हमारे कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो 7वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या है, हमारे पास वन्य जीव है। H4 आप क्या कर सकते हैं, होमोसेपियंस कर सकते हैं, होमोसेपियंस, या हाईटेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर है वैज्ञानिक दृष्टि, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टि क्या है, वैज्ञानिक दृष्टि मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का क्या करें, विकास करें। तो यहाँ पर है देखो साइंटिफिक टेम्पर, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का क्या करना है, हमको विकास करना है, ठीक है। फिर वहाँ पर यहाँ पर क्या है, 9वां है हमारे पास इंडियन प्रॉपर्टी, मतलब सार्वजनिक जो संपत्ति है हमारी। तो जो हमारे पास क्या है, 9वां है सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इंडियन पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखें और उसको क्या नहीं करना है, हिंसा से उसमें भी दूर रहें। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारे 10वें नंबर का क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, वो क्या है, उत्कृष्टता का प्रयास। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब जेट से बात करी गई है कि ऊंची उड़ान की बात करी गई है, और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को में क्या करें, आगे बढ़ें, ठीक है। और जो लास्ट हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी है के, उसको हम के से याद कर सकते हैं। K4 किड्स होता है। तो किड्स को हम मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को हमको क्या करना है, शिक्षा का अवसर देना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये क्या है, और जो हमारा 86वां संविधान संशोधन था वो कब आया था, 2002 में आया था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने क्या कर दिया है, अच्छे से याद कर लिया है। तो आप इस ABCD ट्रिक, मतलब ABCDEFGHIJ, ठीक है, और के तक आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। हर लेटर पे क्या बनाया गया है, कोई उसका मतलब वो बनाया गया है, एक्रोनिम बनाया गया है, और उसी से आप उसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये हमारा, और ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। आपका क्या करना है, इसको MCQ, मतलब ये आपका MCQ है, और आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। अब जो तीसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और वो है SDG गोल्स, ठीक है। तो SDG गोल्स क्या है भाई, सतत विकास लक्ष्य, जिन्हें ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 लक्ष्यों का एक समूह है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, 2030 तक गरीबी को समाप्त करना, ग्रह की रक्षा करना
और यह सुनिश्चित करना कि सभी लोग क्या करें, शांति और समृद्धि का आनंद ले सकें। तो ये हमारे पास क्या है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ठीक है, आज हम क्या करते थे, इनको याद कर लेते हैं। तो देखो, इनको याद करने की ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। देखो, पहले पे है पोवर्टी, मतलब पहले है गरीबी। ठीक है, पहले हमको क्या हटानी है, गरीबी हटानी है। फिर हमको हटाना है हंगर। तो देखो, एक आदमी है पप्पू, उसको ऐसे याद करते हैं। ठीक है, तो पप्पू क्या है, गरीब है। तो पप्पू बेटा खाना खा लो। ठीक है, जब क्या करेगा, वो खाना खाएगा, फिर खाना खाकर हेल्थ बना लो। जब वो खाना खाएगा तो उसकी क्या बनेगी, हेल्थ बनेगी। हेल्थ बनाकर स्कूल जाओ, तो स्कूल में क्या सीखेगा वो, स्कूल में क्या सीखेगा, एजुकेशन सीखेगा, क्वालिटी एजुकेशन। तो पहले तो 4 आपको क्या हो चुके हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद हो चुके हैं कि पप्पू क्या है, गरीब है, तो पप्पू बेटा खाना खा लो। तो खाना जब वो खा लेगा तो वो जीरो हंगर को भी क्या कर देगा, खत्म कर देगा। खाना खाकर हेल्थ बना लो, हेल्थ बनाएगा तो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग जिंदगी जिएगा। ठीक है, फिर हेल्थ बनाकर स्कूल जाओ, तो जैसे ही स्कूल जाएगा तो वहां पर उसको क्या मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। तो जब उसको एजुकेशन मिलेगी तो तभी तो वो जेंडर इक्वालिटी कर पाएगा। ठीक है, तो तभी वो क्या कर पाएगा, जेंडर इक्वालिटी कर पाएगा। तो पहले 5 तो आपको क्या हो चुके हैं, याद हो चुके हैं। ठीक है, अब 6वें नंबर पर क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन है। ठीक है, तो अब वो लोगों को सिखाएगा भी तो कि भाई साफ पानी पियो, है ना, सैनिटेशन का ध्यान रखो। ठीक है, फिर पूछेगा कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ो, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ बढ़ो, मतलब जो हमारी सौर ऊर्जा है उसकी तरफ बढ़ो। तो 7 हमने याद कर दिए। ठीक है, 7 हमने याद कर दिए। देखो, पप्पू बेटा खाना खाओ, खाना खा लिया, खाना वो खाकर हेल्थ बनाओ, हेल्थ बनाकर स्कूल जाओ, स्कूल जाने के बाद उसको जेंडर इक्वालिटी की बात पता चलेगी। फिर वो आगे नॉलेज देगा कि भैया क्लीन एनर्जी, मतलब क्लीन एनर्जी नहीं, क्लीन वाटर और सैनिटेशन का ध्यान रखो। ठीक है, और क्या करो, क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ो, अफोर्डेबल और क्या, क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ो, मतलब जो हमारी सौर ऊर्जा वाली चीज़ें हैं ना, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, उस तरफ बढ़ो। ठीक है, तो 7 ये हो गए। 8 में आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो जब वो ये सब कर देगा, ठीक है, यहाँ पर वो जेंडर इक्वालिटी सीख गया, यहाँ पर वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बातें भी कर रहा है, फिर यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अफोर्डेबल एनर्जी की बात कर रहा है, तो तब वो अपने लिए काम ढूंढेगा। काम ढूंढ गया तो उसकी क्या होगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो गई। इकोनॉमिकल ग्रोथ कहाँ होगी भाई, ट्रिपल आई से होगी, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से होगी। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। फिर जब 10वें नंबर पर जाएगा तो इनइक्वालिटीज़ को क्या करेगा, कम करेगा। जब उसके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जब वो इंडस्ट्री में काम करेगा या इनोवेशन करेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा, तो तभी वो क्या करेगा, सारी चीज़ों, मतलब जो इनइक्वालिटीज़ है होगी उनको रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो 10 आपको ऐसे याद हो जाएगी इसी ट्रिक से। ठीक है, अब देखो मेरी बात, 11 से हम कैसे याद करेंगे। देखो 11 होता है, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, तो ऊंची ऊंची इमारतें भी होती है ना, ऊंची ऊंची इमारतें भी तो होती हैं, ऐसे याद कर लो। 11 से 11 ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या है, 11 क्या है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। तो यहाँ पर क्या बनाया गया है कि सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। ठीक है, तो 11 को ऐसे याद कर दो। तो यहाँ पर सिटी की बात करी गई, तो सिटी क्या होती है, लंबी लंबी वहाँ पर क्या होती है, इमारतें होती हैं। ठीक है, तो 11 को आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर 12 में क्या है कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। देखो, हम इंसान क्या करते हैं, 12 महीने ही उत्पादन करते हैं और 12 महीने ही क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। जो हम उत्पादन करते हैं वो हम क्या करते हैं, कंजम्पशन भी करते हैं। तो 12 से आप ऐसे भी तो याद कर सकते हो कि 12 महीने हम क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, और 12 महीने हम 12 महीने हम प्रोडक्शन करते हैं, और जो प्रोडक्शन करते हैं हम 12 महीने में उसे क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, तो 12 आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद हो गए। 13 को कैसे करोगे, सीधा बोलो, 13 क्लाइमेट खराब है, 13 क्लाइमेट खराब है। ठीक है, तो 13 को आप क्या करोगे, क्लाइमेट एक्शन लोगे उस पर कि 13 क्लाइमेट खराब है। कहाँ पर खराब है भैया, पहले है तेरा लाइफ बिलो वाटर, पहला क्या है तेरा कि क्या है, समुद्र में क्या है, खराब है तेरा। फिर बोलोगे लाइफ ऑन लैंड, मतलब अब क्या है, जो आपका जो अपनी भूमि पे है, पहले क्या है, पहले तो बोलोगे 13 क्लाइमेट खराब है। कहाँ पर खराब है, तो पहले जल में खराब है, फिर भूमि में भी खराब है। ठीक है, और 16 पे क्या करोगे आप, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करोगे। 16 पे क्या है, पीस की बात है, शांति की बात है। ठीक है, 16 पे क्या है, पीस की बात है, शांति की बात है। और 17 पे क्या है कि इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलों को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्या हो गई होंगी, सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद हो गई होंगी। अगर एक बार नहीं हुई है, ठीक है, तो थोड़ा अपनी वीडियो को पीछे ले जाओ। ठीक है, मैं दोबारा दोहरा के कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा अपनी वीडियो को क्या ले जाओ, पीछे ले जाओ, और एक बार इसको और सुन लो।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास कभी भी आ सकता है कि 9वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या है, 11वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या है, 12वें में क्या है, 13वें में क्या है, 5वें में क्या है, 7वें में क्या है, 8वें में क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको जरा अगर थोड़ा सा याद करोगे तो कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हो ना, एक में क्या है, पॉवर्टी है, 2 में है हंगर, 3 में है अपनी हेल्थ, 4 में है एजुकेशन इक्वालिटी, 5 में है जेंडर इक्वालिटी, 6 में है पानी के बारे में है, 7 में एनर्जी के बारे में, 8 में है डिसेंट वर्क के बारे में, 9 पे ट्रिपल आई। ठीक है, 10 में क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटी है, 11वें पे सिटीज़ की बात करी गई है, सस्टेनेबल सिटीज़ की बारे में बात की गई है, 12 में क्या है भाई, हम 12 महीने प्रोडक्शन करते हैं, 12 महीने क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। 13 में हमने बोला कि 13 क्लाइमेट खराब है, क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। 14 में क्या है कि ब्लो वाटर, लाइव ब्लो वाटर मतलब पानी के नीचे वाली बात कर रहे हैं। 15 में क्या कर रहे हैं हम भैया, लैंड की बात कर रहे हैं, मतलब अपनी थल की बात कर रहे हैं। 16 में हम क्या बोल रहे हैं कि भैया पीस करो, पीस लाओ, शांति लाओ। ठीक है, 17 में हम क्या बोल रहे हैं कि इन सारे ही 16 डेवलपमेंट गोल को हमको क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आज आपके क्या हो गए, सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या हो गए, आपको याद हो गए हैं। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आपको अगर पसंद आ रहा है तो एक बार मुझे आज ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसे पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, या इसको कंटिन्यू करना है या फिर इसको ख़त्म कर देना, मतलब बंद कर देना है, तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, फिर जो ये आपके पास क्या है, ये MCQ है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास जो चौथवा जो टॉपिक है वो है साइंस का है। ठीक है, और ये साइंस में जो आपको ये आपका ही PYQ है, PCS का PYQ है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो कौन है, पोटेशियम है। ठीक है, तो क्या है, पोटेशियम है। अब आपको इसको याद करने का ट्रिक बताता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सक्रियता श्रेणी क्यों होती है, तो उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि जो धातु सबसे ऊपर है ये सबसे ज़्यादा क्या है, क्रियाशील है। पोटेशियम क्या है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, और जो सबसे नीचे रखा गया है वो है कम क्रियाशील। इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाते रहेंगे ना, तो क्रियाशीलता क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, रिएक्टिविटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। एक ट्रिक क्या है, देखो ये ट्रिक है, देखो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो इसको याद रखो, केदारनाथ को हम के से याद करोगे, के मतलब होता है पोटेशियम। जिसको भी पता नहीं है कि पोटेशियम को हम किससे डिनोट करते हैं, तो भैया के से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाथ से Na को कर लेते हैं, और Na मतलब होता है सोडियम। ठीक है, फिर का हमने ये करा ना, का मतलब होता है कैल्शियम। माली से Mg को याद कर लो, मैग्नीशियम। आलू से Al को याद कर लो, एल्युमिनियम। जरा से जिंक को याद कर लो, फीके से Fe आयरन को याद कर लो, पकाता को Pb से याद कर लो, लेड से, और H4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसे ही याद हो गए ना। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो केदारनाथ का माली देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो आपको यहाँ तक याद हो गए, और यहाँ से आप याद कर लो ये वाले कॉपर मरकरी, यहाँ से तो क्वेश्चन ही नहीं आता बल्कि, पर जब आप लास्ट वाले को याद रखना कि सिल्वर और गोल्ड क्या है, सबसे लास्ट में है, सबसे कम क्रियाशीलता होती है। इसीलिए यही कारण है कि आपको क्या बोला जाता है, सोने की अंगूठी पहनो, चांदी की अंगूठी पहनो। अगर सोचो आप कभी पोटेशियम की अंगूठी पहन दो, माना है ना, और आप खाना खा रहे हो, वो पता नहीं कौन सी क्रिया करेगी, और जैसे वो आपके पेट में जाएगी तो जहर बन जाएगी। ठीक है, तो जो हम पहन भी रहे हैं ना, वो बड़े ही साइंटिफिक वे में पहन रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई गोल्ड पहनो, तो गोल्ड क्या है, सबसे कम क्रियाशील धातु है, इसलिए गोल्ड पहनते हैं हम। ठीक है, सिल्वर देखो यहाँ पर सबसे कम क्रियाशील धातु है, तो चांदी की हम क्या कर देते हैं, अंगूठियाँ पहन लेते हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन दौड़ा सकते हैं अपने दिमाग से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई होगी कि केदारनाथ का माली, देखो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो मुझे उम्मीद है देखो यहाँ तक आपको याद हो गए होंगे। फिर है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, और क्या है, गोल्ड है। और गोल्ड क्या है, सबसे कम क्रियाशील है, और पोटेशियम क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील है। पोटेशियम के बाद सबसे क्रियाशील कौन है, सोडियम है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है।
ठीक है, अब तो ये याद हो चुका होगा आपका, मैंने 15-16 बार आपको रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। और जिसको ये याद नहीं हुआ है तो उसको एक बार क्या कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो और अपने पास रख लो, ठीक है, ये आपके काम आएगा, ठीक। और अच्छा, इसमें कोई एमसीक्यू नहीं है, अच्छा तो ठीक है, आपको यहाँ पर एक एमसीक्यू मैं देता हूँ, ठीक है। आपको मुझे क्या करना है कि एक बार कमेंट सेक्शन में क्या करना है, एक बार वो ट्रिक लिख देनी है और ट्रिक को एक बार क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। जैसे केदारनाथ में आप K4 पोटेशियम को लिख दो, नाथ में Na मतलब सोडियम को लिख दो, केदारनाथ का से कैल्शियम को लिख दो। तो ऐसे आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में डालना है ताकि क्या हो जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब आप अपने हो गए कितने, 4 टॉपिक हो गए। 5वां टॉपिक क्या है, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, ठीक है, शिक्षा का विकास। तो ये पढ़ते हैं अब। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले जो अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के लिए जो कदम उठाया था वो क्या उठाया था, तो चार्टर एक्ट 1813 में आपको अगर याद होगा तो 1 लाख रुपए खर्च करने की बात करी गई थी, ठीक है। प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने की बात करी गई थी, अगर आपने ये कहीं पे पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो यह कोई आयोग नहीं था, लेकिन यह पहली बार था जब ब्रिटिश संसद ने भारतीय शिक्षा के लिए बजट निर्धारित किया। और क्या बोला था भैया उसमें कि शिक्षा पर प्रति वर्ष क्या होगा, 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें एक विवाद हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि इसके बाद जो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी हुई थी, मतलब जो प्राच्य और पाश्चात्य वो क्या है, विवाद हुआ था। पाश्चात्य विवाद मतलब वही लोग जो अपनी मूल भाषा को क्या करना चाह रहे थे, पढ़ाना चाह रहे थे, जैसे संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, ये हो गया, ठीक है। सॉरी, पाश्चात्य मतलब तो एंग्लिस्टिक हो गया ना, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्टिक की इनमें क्या हो गई थी, लड़ाई तो हो गई थी। मतलब एक वर्ग इनमें से क्या बोलना चाहता था कि अपनी मूल भाषाओं को पढ़ो, जैसे संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है वो। लेकिन जो दूसरी ओर था वो क्या बोल रहे थे, नहीं अंग्रेजी पढ़ाओ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इसका कारण था, देखो अंग्रेज चाहते थे कि इनको हम क्या करते हैं, इंग्लिश सिखा दें, कुछ लोगों को हम इंग्लिश सिखा दें ताकि हम क्या कर पाएँ, आसानी से अपनी बातों को कन्वे कर पाएँ, ठीक है, इन लोगों के साथ, और ये मान पाएँ वो बातें, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट पहली बार शिक्षा के लिए खर्च किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, या जो शिक्षा की बात आई थी सबसे पहले वो कहाँ पर आई थी, तो चार्टर एक्ट 1813 में आई थी, ठीक है। और वहाँ पर कितना बोला था, तो शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। फिर आया था मैकाले का विवरण पत्र, मैकाले मिनट्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर बोलते हैं मैकाले मिनट भी कहते हैं इसको। मैकाले मिनट कब आया था, 1835 में आया था, ठीक है। मैकाले, मैं तो पढ़ूंगा नहीं आगे वाला, पता नहीं क्या लिख रखा है, मुझे नहीं पता है। फिर मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल में अपना प्रसिद्ध मिनट प्रस्तुत किया, ठीक है। मैकाले अकॉर्ड भी, मतलब मैकाले अकॉर्ड या मैकाले मिनट भी बोल सकते हो आप इसको। उसने क्या किया, प्रस्तुत किया। उसमें क्या मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना, ठीक है। तो मैकाले ने क्या बोला था कि जो हमारी भाषा होगी वो कौन सी माध्यम में होगी, तो वो अंग्रेजी भाषा होगी, ठीक है। माध्यम क्या होगा इसका, अंग्रेजी भाषा होगी। इसका सिद्धांत क्या था, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, मतलब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, ठीक है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है कि ऊपर के कुछ लोगों को आप सिखा दो, ठीक है, वो नीचे नीचे अपने आप जाती रहेगी, मतलब वो नीचे 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 और क्या होती रहेगी, जाती रहेगी। अब माना मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे टीचर ने मुझे कुछ सिखाया था, ठीक है, अब मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कल को आप में से भी कोई यूट्यूब चैनल खोलेगा, वो भी अपना पढ़ाना शुरू करेगा, ठीक है। फिर कल को उसके भी आगे कोई और होगा, वो भी बोलेगा चलो मैं भी खोल लेता हूँ, उन्होंने भी खोला था तो मैं भी खोल लेता हूँ। तो ये क्या होती है, ये ट्रिकल डाउन थ्योरी भी कहते हैं इसको। इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, ट्रिकल डाउन थ्योरी भी कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं इतिहास में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। उसे ही इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, ट्रिकल डाउन थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। जिसका अर्थ होता है कि उच्च वर्ग को शिक्षित करो और शिक्षा उनसे छनकर निचले वर्ग तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैकाले मिनट्स कब आया था, ये आपके पास पेपर में आ सकता है। तो ये क्या आता है, 1835 में आता है। और ये बोल सकता है कि जो मैकाले मिनट्स था उसने कौन सी थ्योरी दी थी, मैकाले ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो भैया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी इसने। क्या दी थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो तीसरी बात आई थी वो आई थी वुड डिस्पैच। और वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में आया था, ठीक है। तो इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये कई बार पूछा जाता है पेपर में कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वो वुड डिस्पैच एक्ट को कहा जाता है। वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में आया था। इसकी कुछ सिफारिशें भी थी। शिक्षा का माध्यम, प्राथमिक स्तर पर वर्निकुलर मतलब होता है स्थानीय भाषा, और उच्च स्तर पर क्या हो अंग्रेजी भाषा,
भाषा हो। तो ये क्या बोलना चाह रहा था कि जो इसमें शिक्षा की जो असली मतलब जो बात हुई थी वो क्या बोलना चाह रहा था कि जो प्राथमिक स्तर पर हो वो कैसी भाषा हो, वर्निकुलर भाषा हो, ठीक है, जो स्थानीय भाषा है वही होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे क्या होगे अपर ग्रेड में जाते रहोगे तो क्या हो जाएगी, भाषा अंग्रेजी हो जाएगी, ठीक है। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए 1857 में, ठीक है। ये पेपर में आता है कि सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ पर खोले गए, ठीक है, और किस उसके वजह से खोले गए, ठीक है, किस मतलब किस एक्ट की वजह से खोले गए, तो वुड डिस्पैच एक्ट की वजह से खोले गए, ठीक है। तो कहाँ पर खोले गए, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, तो कलकत्ता हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास में क्या खोले गए थे भैया, तो कॉलेजेस खोले गए थे। फिर महिला शिक्षा और शिक्षण प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण मतलब टीचिंग ट्रेनिंग पर जोर दिया गया। ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले महिला शिक्षा की बात कहाँ पर की गई थी, तो वुड डिस्पैच एक्ट में करी गई थी, ठीक है, महिला शिक्षा की बात करी गई थी। फिर आया हंटर आयोग, उसके बाद आया हंटर आयोग। और कल भी मैंने पूछा था कि हंटर आयोग शिक्षा से रिलेटेड है और दूसरा किससे रिलेटेड है, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था भैया, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और कब हुआ था जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 1919 तो मुझे भी पता है पर डेट बताना जरा, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो समीक्षा करनी थी वो हंटर आयोग ने करनी थी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि हंटर आयोग जब कुछ साल बाद आने वाला था लेकिन वो पहले ही आ गया, वो साइमन कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मुझे आप ये बता देना कि हंटर जो जलियांवाला बाग, सॉरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट क्या थी एग्जैक्टली, ठीक है, कौन सा दिन था वो, उस दिन एक कुछ त्योहार भी था, ठीक है, तो वो बता देना मुझे, ठीक है। तो हंटर आयोग कब आया था, 1882-83 में आया था। ये शिक्षा वाला है, हाँ ये शिक्षा वाला है, ठीक। और वो जो दूसरा वाला था वो जलियांवाला बाग हत्या वाला था, ठीक है। तो हंटर आयोग कब आया था, 1882-83 में आया था। यह भारत का पहला शिक्षा आयोग माना जाता है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं आपको कि भारत का पहला शिक्षा आयोग किसे माना जाता है, हंटर आयोग। ऊपर ये करके मत आ जाना चार्टर एक्ट, मैकाले, ये ठीक है, या ये वुड डिस्पैच भी करके मत आ जाना, ठीक है। देखो स्पेसिफिक बातें हैं ये, पहला शिक्षा आयोग पूछे। अभी तक हमने आयोग किसी के पीछे नहीं पढ़ा है ना, हमने वुड डिस्पैच आयोग पढ़ा, ये कभी पढ़ा नहीं, एक्ट पढ़ा है हमने, वुड डिस्पैच एक्ट बोलते हैं हम इसे, मैकाले का मिनट अकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर का क्या है, चार्टर एक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, जो हमारा हंटर कमीशन है यह पहला क्या था, शिक्षा आयोग था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो डब्ल्यू हंटर ने करी थी, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, हंटर आयोग कहते हैं। इसका फोकस क्या था, इसका मुख्य फोकस प्राथमिक शिक्षा पर था। देखो यहाँ पर क्या था, मुख्य फोकस क्या था, प्राथमिक शिक्षक पे था। वो डिस्पैच में क्या बोला था कि जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो क्या होगी, वर्निकुलर भाषा में होगी, और जो उच्च शिक्षा होगी वो कैसी भाषा में होगी, तो अंग्रेजी भाषा में होगी। लेकिन यहाँ पर हंटर आयोग ने क्या बोला, मतलब इसका मेन फोकस क्या था, तो प्राथमिक शिक्षण पे था, मतलब प्राथमिक शिक्षा पे क्या था इसका फोकस था। इसकी कुछ सिफारिशें भी थी कि प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और नगर वार्डों को सौंपा जाए। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि वो कौन सा आयोग था जिसने क्या बोला था कि प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और नगर बोर्ड के हाथों में सौंपा जाए, तो वो कौन था, हंटर आयोग था। और माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बांटा गया, एक साहित्यिक शिक्षा और एक है व्यावसायिक शिक्षा। तो ये कितना अच्छा है, देखो मतलब अच्छा ही बोलूंगा इसको तो अभी मैं, कि माध्यमिक शिक्षा को भी इसने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया, साहित्यिक शिक्षा हो गई और व्यावसायिक शिक्षा हो गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। अब आपका पेपर थोड़ा थोड़ा अपग्रेड हो रहा है, तो आपको भी क्या करना है, अपने नॉलेज को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करता हुआ चलना है, ठीक है। अब जो फिर पांचवा आयोग आया था वो रेले आयोग आया था, और इसी को क्या बोलते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 और 1904, ठीक है। यहाँ पर से क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये 2002 से और 2004 में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, ठीक है। तो वो क्या करता है कि घटनाओं को दे देता है। यहाँ पर तो खैर हम केवल और केवल इस शिक्षा के पर्पज से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हम इतिहास पढ़ते हैं 1900 से और 1904 के बीच में बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं, ठीक है। वहां पर वो हमेशा क्या देता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देता है। मुझे अच्छे से याद है कि यूपीएससी 2023 का पेपर था शायद, उसमें आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें एक ये भी था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, ठीक है। तो ये 1904 में था। तो कर्जन, देखो कर्जन के समय में थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग बना था, और वो कौन सा आयोग बना था, रेले आयोग बना था। इसका उद्देश्य क्या था, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति की क्या करना, जांच करना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रेले आयोग ने क्या बोला था, रेले आयोग का मेन काम क्या था, तो जो भारत में क्या थे, विश्वविद्यालय थे, जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी उस टाइम पे, उनकी स्थिति के क्या करना था, जांच करना था। इसने क्या परिणाम निकाला, तो इसी की सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ, जिससे
विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण कड़ा कर दिया गया। तो ये भी पूछ सकते हैं पेपर में कि वो कौन सा आयोग था जिसके तहत विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया। ठीक है, तो वो कौन सा था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का अधिनियम था। तो ये क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। फिर 6वें नंबर पर आया सैडलर आयोग। सैडलर आयोग आया था भैया 1917 में आया था। इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। देखो कई बार ये पेपर में भी आ सकता है कि सैडलर आयोग का दूसरा नाम क्या है। ये कई बार पूछ देंगे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कौन से सन में आया था, तो वहां पर आप सैडलर आयोग से कहीं ये मैच मत हो जाना कि सैडलर आयोग अलग है और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग अलग है। ये दोनों एक ही आयोग है। सैडलर आयोग और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग क्या है, दोनों एक ही हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो माइकल सैडलर थे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सैडलर आयोग कहते हैं। इसकी सिफारिशें क्या थी कि स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि स्कूल की शिक्षा क्या होनी चाहिए, तो 12 वर्ष की होनी चाहिए। और विश्वविद्यालय में प्रवेश मैट्रिक के बाद नहीं बल्कि 10+2 सीनियर सेकेंडरी के बाद होना चाहिए। ठीक है, 12वीं के बाद होना चाहिए। और यहीं से जो हमारी संरचना है ना, 10+2+3 संरचना का क्या पड़ा था, बीज पड़ा था। तो ये अब पेपर में आ सकता है। देखो हमारी जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, एक तो थोड़ा सा मुझे NEP में थोड़ा कुछ मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना। ठीक है, एक तो मैं आपको ये दे रहा हूँ। दूसरा देखो, जो हमारी अभी NEP से पहले चल रही थी, यही तो चल रही थी 10+2, और उसके बाद 3 साल का हम ग्रेजुएशन करते थे, है ना, बेसिक ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ मैं। प्लेन BSc BA और क्या होता है, BSc BA होता है, और एक और भी होता है जो भी होता है यार कॉमर्स वाले में। ठीक है, तो उसको देख लेना। तो वो भी क्या है, 10+2+3 तो है। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से हमारा क्या पड़ा था, बीज पड़ा। अब ये क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो वो कौन सा था, सैडलर आयोग। और सैडलर आयोग कब आया था भैया, 1917 में आया था सैडलर आयोग। और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी किसे बोलते हैं, तो सैडलर आयोग को बोलते हैं। फिर 7वें में आया था हार्टोग समिति आई थी। कब आई थी हार्टोग समिति? हार्टोग समिति आई थी 1929 में आई थी। साइमन कमीशन के तहत शिक्षा के विकास की समीक्षा के लिए यह समिति बनाई गई। इसकी मुख्य चिंता क्या थी कि शिक्षा में अपव्यय और अवरोध, मतलब वेस्टेज एंड स्टेगनेशन, मतलब क्या होता था कि जैसे आप लोग भी करते हो, जैसे आज आपने एक वीडियो देख ली, कल आपने एक वीडियो नहीं देखी, फिर परसों आपका मन करा तो आपने परसों एक वीडियो देख ली, फिर अगले दिन जय माता दी, फिर अगले दिन आया तो फिर ये, तो ऐसा में क्या होता है भाई, ऐसा में आपको कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, आप एक दिन मेहनत करोगे, अगले दिन छोड़ दोगे, फिर अगले दिन मेहनत करोगे, अगले दिन छोड़ दोगे, तो ऐसा में तो हो नहीं पाता। तो इसने यही बोला था, यानी बच्चों के बीच में स्कूल छोड़ रहे थे, बच्चे बीच में क्या कर रहे थे, स्कूल छोड़ रहे थे, या फिर एक ही क्लास में क्या हो जा रहे थे, फेल हो जा रहे थे। तो ये हार्टोग समिति की क्या थी, मुख्य चिंता थी। तो ये पेपर में आपके पास आ सकता है कि हार्टोग समिति की निम्न में से मुख्य चिंता क्या थी। ठीक है, तो वहां पर याद रखना कि शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन का क्या था, वेस्ट एंड स्टेगनेशन का क्या था, उनकी प्रमुख चिंता थी। ठीक है, और इनकी सिफारिशें क्या थी, तो गुणवत्ता पर ध्यान देना, ना कि क्या देना, क्वांटिटी पर ध्यान देना। तो फेल भी तो तभी करते थे ये लोग जब ये क्वालिटी पे क्या देंगे, ध्यान देंगे, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देंगे। अब देखो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, कुछ लोग ना अभी परेशान होंगे, ठीक है, कि कैसा पढ़ना है कैसा पढ़ना है। देखो मैं बहुत बोलता हूँ कम पढ़ो लेकिन क्वालिटी वाला पढ़ना। ठीक है, बार बार उसको रिविजन करते रहना। ठीक है, क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान मत देना कि हम एक ही टाइम पे हमको CSET भी पढ़ना है, एक ही टाइम पे हमको GS भी पढ़ना है, एक ही टाइम पे हमको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन एक को पकड़ो, एक दिन एक को पकड़ो, और टारगेट UPSC के एक वीडियो को पकड़ लो। ठीक है, तो यहाँ पर तो 6 सब्जेक्ट की 6 अलग अलग टॉपिक्स तो क्लियर हो ही रहे हैं। साथ में आप क्या कर सकते हो, न्यू करंट अफेयर में मैं आपको बता ही रहा हूँ, इतने डिटेल में बता ही रहा हूँ, तो फिर और क्या चाहिए। ठीक है, तो इनकी मुख्य सिफारिशें क्या थी, क्वालिटी पे इनका ज़्यादा ध्यान था, क्वांटिटी पर नहीं था। तो ये हार्टोग समिति भी आपके लिए क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। कई बार आता है कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा विकास पर क्या करो, टिप्पणी लिखो, या शिक्षा विकास पर प्रकाश डालो। तो वहाँ पर क्या आता है, कई बार ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन आ सकता है, कई बार ये 100 वर्ड्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर 8 नंबर और यहाँ पर शायद 10 नंबर आपके क्या है, जेब में है। ठीक है, तो ये पक्का आता है ये क्वेश्चन एक। ठीक है, फिर आता है वर्धा शिक्षा योजना। तो वर्धा शिक्षा योजना कब आई थी भाई, 1937 में आई थी। यह महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित थी। देखो पूछा जा सकता है कि भारतीयों ने ब्रिटिश काल में शिक्षा के लिए क्या किया था, तब आप इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वर्धा शिक्षा योजना आई थी। ठीक है, कब आई थी, 1937 में आई थी। यह महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित थी और जाकिर हुसैन समिति ने इसका प्रारूप तैयार किया था। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि वर्धा शिक्षा योजना समिति का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो जाकिर हुसैन ने तैयार किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो कभी भी आपके पेपर में आ सकता है। और इसका सिद्धांत क्या था, तो बेसिक एजुकेशन पर इसने क्या करा था, अपना पूरा ध्यान दिया था। इसकी सिफारिशें क्या थी
कि 7 से 14 वर्षों तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, जिसका माध्यम मातृभाषा हो और जिसमें हस्तशिल्प सिखाया जाए। तो जो आप अभी पीछे पढ़ चुके हैं ना, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 कहीं ना कहीं वो गांधी जी की ही सोच की उपज है। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हैं ना, वो 11वां जो मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है जो हमारी कि 86वां संविधान संशोधन, जिसके तहत क्या दिया गया, 6 से 14 साल के बच्चों को क्या दिया, निःशुल्क शिक्षा की बात करी गई है। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, गांधी जी के ही विचारों से प्रेरित होकर वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखते हैं लास्ट आयोग है, योजना है आपके पास, सार्जेंट योजना। ये कब आई थी? 1944 में आई थी। यह ब्रिटिश भारत की अंतिम प्रमुख शिक्षा योजना थी। इसे युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना भी कहा जाता है। देखो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कि युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना किसे कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है? सार्जेंट प्लान को या सार्जेंट योजना को कहा जाता है। और ये कब आई थी? तो 1944 में आई थी। इसका लक्ष्य क्या था कि अगले 40 वर्षों में भारत में शिक्षा का स्तर इंग्लैंड के बराबर लाना था। ठीक है, इसमें सिफारिशें क्या थी कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हो और उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यापीठ मतलब एकेडमिक बनाए जाए और तकनीकी मतलब टेक्निकल शिक्षा भी दी जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है सार्जेंट योजना में। सार्जेंट योजना में आप कितनी चीज़ों को याद रखेंगे? एक, युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना भी कहते हैं इसको। 40 वर्षों में क्या करना था? भारतीय शिक्षा को इंग्लैंड के शिक्षा के बराबर लाना था। और इसकी एक सिफारिश और भी थी कि 6 से 11 साल के बच्चों को क्या दो? निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दो और उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या करो? एकेडमिक या विद्यापीठों की स्थापना करो और तकनीकी शिक्षा इनको क्या करो? दो। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, क्या थे ये आपके पास? अंग्रेजी शिक्षा मतलब ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा के बारे में जितने फैक्ट हो सकते थे, जितने आपके पास क्वेश्चन हो सकते थे, वो हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपके पास एक शानदार एमसीक्यू है, आप इसको जरूर क्या करना, अटेम्प्ट करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, तो ये हो गया। फिर जो हमारे पास आज लास्ट टॉपिक है उत्तराखंड से रिलेटेड है और वो है कुमाऊं परिषद। अब कुमाऊं परिषद आप एक बार पढ़ के देखना और मुझे बताना कि आप इतने डिटेल में इससे पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1916 को मझेड़ा अल्मोड़ा में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। कब हुई थी? 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? कुमाऊं परिषद की स्थापना। इसके संस्थापक कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह, लक्ष्मीदत्त शास्त्री क्या थे? इसके प्रमुख नेता थे इसकी स्थापना संस्थापक के टाइम पे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि कुमाऊं की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, उस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या थी बात थी, वो क्या थी? कुल्ली बेगार। तो कुल्ली बेगार जैसी दमनकारी प्रथाओं को क्या करना? समाप्त करना। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी? वन अधिकारों को लेकर स्थानीय लोगों की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाना। तो ये क्या थी? अपने कुमाऊं परिषद की क्या थी? प्रमुख उद्देश्य ये थे। देखो जब भी कुमाऊं परिषद पे मेंस में क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा ना, तो बस वही लिख के मत आ जाना कि इसकी स्थापना 1916 में हुई है, 1926 में ये कांग्रेस में मिल गया। भाई सबको पता है। ठीक है, उसके मेन एम क्या थे वहां पर विचार डालो। ठीक है, उसने जो अधिवेशन कराए थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन लिख के आना। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन किनकी इसका। ठीक है, ऐतिहासिक उपलब्धिता क्या थी? तो कुमाऊं परिषद ने उत्तराखंड के इतिहास को बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे पहला कुल्ली बेगार प्रथा का अंत, 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुल्ली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को बहाकर इस कुप्रथा का क्या करा? अंत करा। इसमें परिषद के नेताओं की क्या थी? भूमिका निर्णायक थी। वन आंदोलन, जंगलात कानूनों के खिलाफ जनता को जागरूक किया और उनके हक की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, फिर राष्ट्रीय चेतना, इसने अल्मोड़ा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में एक पुल का काम भी किया, एक सेतु का काम भी किया। तभी तो ये 1926 में कांग्रेस में मिल जाती है। कौन? अपनी कुमाऊं परिषद। तो ये क्या है? इसकी ऐतिहासिक उपलब्धिताएं हैं, उपलब्धियां हैं। इनको लिख लो कहीं पर, ये आपके मेंस में जरूर काम आएंगे, देख लेना। ठीक है, अब देखो इसका कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1920 के बाद कुमाऊं परिषद की विचारधारा पूर्ण तरीके से या पूरी तरीके से गांधीवादी और राष्ट्रीय आंदोलन की ओर झुक गई। अंततः 1926 में कुमाऊं परिषद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो गया? पूर्ण रूप से विलय हो गया। ठीक है, मर्ज हो गई। इसके कुछ बिंदु हैं, जैसे कुमाऊं परिषद को उत्तराखंड की राजनीतिक चेतना का जनक भी माना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुमाऊं परिषद को क्या माना जाता है? उत्तराखंड की राजनीतिक चेतना का जनक माना जाता है। परिषद के गठन का विचार मुख्य रूप से किसके दिमाग की उपज है? तो गोविंद बल्लभ पंत जी के दिमाग की उपज है। ठीक है,
फिर उसके बाद है इसे कुमाऊं में कांग्रेस की पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके कुछ मेन पॉइंट है। तो अब आपको पता चल गया इसकी स्थापना क्यों हुई थी, इसके प्रमुख विचार क्या थे, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या थे, ठीक है। उसके बाद आपने इनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद आपने ये देख लिया कि ये कांग्रेस में क्यों मिली, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस में क्यों मिली, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, कौन सी विचारधारा में झुक गए थे, गांधीवादी विचारधारा और राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा की ओर झुक गए थे। लेकिन फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो आपके प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड की राजनीतिक चेतना का जनक किसे कहा जाता है, तो कुमाऊं परिषद को कहा जाता है, ठीक है। और ये किसके दिमाग की उपज है, तो गोविंद बल्लभ पंत जी के दिमाग की उपज है, ठीक। और एक चीज़ फैक्ट और भी है कि इसको क्या बोला जाता है वहाँ पर, तो इसे क्या बोला जाता था, कुमाऊं में कांग्रेस की पार्लियामेंट भी कहा जाता था। उसके बाद देखो इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो सितंबर 1917 में हुआ था और स्थान कहा था अल्मोड़ा था। और इसके अध्यक्ष क्या थे, जयदत्त जोशी थे। देखो ये पिछले पेपर में आ चुका है, ये PYQ में बहुत ज़्यादा आता है कि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। कौन से स्थान पे हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जयदत्त जोशी थे, ठीक है। इसके प्रमुख बिंदु क्या थे, इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य संगठन का प्रचार प्रसार करना और लोगों को परिषद से जोड़ना था। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि इसका मेन काम क्या था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि संगठन का प्रचार प्रसार करना था और लोगों को क्या करना था, परिषद से जोड़ना था, ठीक है। इसमें नरमपंथी गर्मपंथी विचारधाराओं के बीच तालमेल बैठाने का भी प्रयास किया, ठीक है। इसने क्या करा, नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच में तालमेल बैठाने का भी प्रयास किया। लक्ष्मीदत्त शास्त्री जी ने कुली बेगार के खिलाफ प्रस्ताव रखा, लेकिन उसे प्रचार तक सीमित रखने की क्या करी थी, बात करी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम अधिवेशन है, ठीक है। ये क्या है, प्रथम अधिवेशन है। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। कौन सी जगह में हुआ था, तो अल्मोड़ा में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जयदत्त जोशी थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1918 में हुआ था, हल्द्वानी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो तारादत्त गैरोला थे, राय बहादुर तारादत्त गैरोला थे। एक बार पता नहीं कौन से पेपर में देख रहा था मैं कि राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई है, ठीक है। वहां पर ऑप्शन भी थे, तो राय बहादुर की उपाधि दी गई है तारादत्त गैरोला को, ठीक है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इनको राय बहादुर की उपाधि क्यों दी गई है, ठीक है। इनको राय बहादुर की उपाधि क्यों दी गई है, मुझे आज ये आंसर ना जरूर चाहिए। जो लोग सच में इसको देख रहे हैं, मन से देख रहे हैं, इसको एक बार गूगल जो मन करे कर लेना। क्या कौन सी किताब है वो इतिहास की, जो लोग बार बार बोलते हैं, अजय रावत जी की किताब या कोई सी भी किताब है आपके पास XYZ, ठीक है। मुझे ज़्यादा एडिशन मतलब उनका नाम नहीं पता है कि आप कौन कौन सी किताबों से उत्तराखंड पढ़ते हो, पर मुझे ये जरूर बताना कि राय बहादुर की उपाधि तारादत्त गैरोला को किस कारण से मिली थी, ठीक है। तो जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो 1918 में हुआ था और कौन सा स्थान था, हल्द्वानी था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें कुली बेगार प्रथा के खिलाफ पहली बार कड़े प्रस्ताव पारित किए गए थे। सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि 2 साल के भीतर यह प्रथा समाप्त नहीं होती तो जनता आंदोलन करेगी। और इस अधिवेशन में 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, फैक्ट्स हैं, ठीक है। इन फैक्ट्सों को आप कहीं पर नोट करके रख लो या इसका स्क्रीनशॉट करके रख लो। पर बस एक ही बात बोलूंगा कि स्क्रीनशॉट करके ताला मत लगा देना वहाँ पे, ठीक है। इसको जरूर बार बार पढ़ते रहना, ठीक। उसके बाद जो तीसरा अधिवेशन आया था वो कब आया था, 1919 में आया था, अक्टूबर 1919 में आया था। और वो कहाँ पर हुआ था, तो वो कोटद्वार गढ़वाल में हुआ था। और यहाँ पर कौन था, इसका अध्यक्ष कौन था, तो बद्रीदत्त जोशी था, ठीक है। यहाँ बद्रीदत्त जोशी जी थे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, इसके प्रमुख बिंदु क्या है, तो यह अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता और कुमाऊं गढ़वाल एकता का प्रतीक था। कुमाऊं परिषद का अधिवेशन गढ़वाल में होना एक बड़ी बात थी, ठीक है। कोटद्वार या गढ़वाल में होना बड़ी बात थी, ठीक है। तो आप मुझे ये आप इस बात को याद रखना कि देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। तीसरे कई बार पूछ देता है कि इस अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता और गढ़वाल जो कुमाऊं एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्या हुई थी, निंदा हुई थी। क्योंकि देखो ये भी कब हो रहा है, 1919 में हो रहा है और लगभग 3000 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया, जिससे यह क्या हो गया, जन आंदोलन बनने लगा। जंगलात के अधिकारों और कुली उतार पर जोरदार यहाँ पर क्या हुई थी, चर्चा हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर जो चौथा अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, उधम सिंह नगर में, USN में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, काशीपुर में हुआ था, ठीक है। और कौन सा कब हुआ था, 1920 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, हरगोविंद पंत थे, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह परिषद का निर्णायक अधिवेशन था। यहाँ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रभाव स्पष्ट किया।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रभाव किस वाले अधिवेशन में देखने को मिलता है, तो चौथे अधिवेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये भी आपको पता ही होगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1920 को हुई थी। जरा मुझे डेट बता देना जरा, असहयोग आंदोलन की डेट क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हरगोविंद पंत ने सरकार के साथ सहयोग न करने का प्रस्ताव रखा, तो देखो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हरगोविंद पंत जी ने क्या बोला कि सरकार के साथ हम सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, फिर तीसरी बात है, उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण नरमपंथी नेता परिषद से अलग हो गए और परिषद पूरी तरह से क्या हो गई, क्रांतिकारियों के हाथ में आ गई। यहीं से 1921 में कुली बेगार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो फिर पांचवा जो अधिवेशन हुआ था तो वो हुआ था 1923 में। देखो 17 में हुआ, 18 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में, तो ये लगातार 4 अधिवेशन हुए। फिर एक 23 में हुआ और एक 26 में हुआ। ठीक है, तो ये फिर बाद में हुए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो पांचवा अधिवेशन हुआ था वो टनकपुर में हुआ। टनकपुर भी कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। अच्छा, उधम सिंह नगर में टनकपुर, जरा मुझे बताना टनकपुर कहाँ पर है। ठीक है, टनकपुर कहाँ पर है, कौन से जिले में है, इसके अध्यक्ष कौन थे, बद्रीदत्त पांडे थे। इसके प्रमुख बिंदु क्या थे, इस समय तक कुली बेगार आंदोलन सफल हो चुका था 1921 में। ऑब्वियसली बात है, सरयू नदी पे क्या बहा दिए थे इन्होंने, रजिस्टर बहा दिए थे। ठीक है, इस अधिवेशन में मुख्य फोकस भूमि सुधार और वन विभाग की समस्याओं पर था। ठीक है, स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी बढ़ाने पर भी इसमें क्या दिया गया, जोर दिया गया। और जो छठवां और अंतिम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1926 में, गनियाधियोली था वो, गनियाधियोली। ठीक है, पता नहीं यार यहाँ पर ना मैं लिख नहीं पाया उस टाइम पे, मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ पर होता है वो फॉन्ट। ठीक है, तो ये रानीखेत अल्मोड़ा में ही है। लास्ट अधिवेशन देखो, पहला अधिवेशन भी अल्मोड़ा में हुआ था और लास्ट अधिवेशन भी अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद का ये अंतिम अधिवेशन था। इस अधिवेशन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कुमाऊं परिषद के उद्देश्य और कांग्रेस के उद्देश्य क्या है, एक ही हैं, इसलिए क्या हो गए, मर्ज हो गए। तो 1926 में कुमाऊं परिषद में विलय हो गया इनका, किसका, कुमाऊं परिषद का विलय हो गया किसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बार इसमें चार्ट से देख लेते हैं, फटफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो 1917, 18, 19, 20 में 4 अधिवेशन सीधे सीधे हुए हैं। पहला हुआ अल्मोड़ा में, दूसरा हुआ हल्द्वानी में, तीसरा हुआ कोटद्वार में, चौथा हुआ काशीपुर में। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे जयादत्त जोशी। ठीक है, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे तारादत्त गहलोत, तीसरे अधिवेशन के थे बद्रीदत्त जोशी, चौथे अधिवेशन के थे क्या थे, हरगोविंद पंत। पांचवें अधिवेशन टनकपुर में हुआ था और बद्रीदत्त पांडे का हुआ था। और 26 में जो छठवां हुआ था गनियाधोली और मुकुंदी लाल का हुआ था। देखो मैं आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक तीसरे में हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बद्रीदत्त जोशी हैं, और एक पांचवें में हो सकते हैं बद्रीदत्त पांडे। देखो अब मैं आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, 5 से पांडे, 5 से 5 और 5 से पांडे, 5 से पांडे और 5 से 5। ठीक है, 5 से पांडे और 5 से 5। तो अब आपको याद हो जाएगा कि बद्रीदत्त जोशी किस में थे, तीसरे पे थे, और बद्रीदत्त पांडे किस पे थे, 5वें नंबर पर थे। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ मतलब आ गया होगा आपका। तो पहले में कौन थे, जयदत्त जोशी थे, दूसरे में तो कौन थे, तारादत्त गहलोत थे, तीसरे में बद्रीदत्त जोशी थे, चौथे में हरगोविंद पंत थे, पांचवें में कौन थे, 5 से पांडे, 5 से बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, 5 से पांडे, 5 से 5। ठीक है, और लास्ट में कौन थे, मुकुंदी लाल थे। तो ये गनियाधोली भी कहाँ पर भाई, अल्मोड़ा में। तो पहला और लास्ट कहाँ पर हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस हो गए। अब ये भारतीय कुमाऊं परिषद, अबे यार ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, पर चलो इसका भी आंसर दे देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अच्छा यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। ठीक है, जिन्होंने कल वाली सीरीज़ नहीं देखी है वो ज़रूर देखें कल वाली सीरीज़, उसमें हमने बहुत अच्छे से, ठीक है, कुछ टॉपिक्स को क्या करा है, कंप्लीट करा है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ठीक है, जैसे कोपेन का वर्गीकरण हो गया, लोकपाल लोकायुक्त हो गया, फेरा फेमा हो गया, अकाल आयोग हो गया, अम्ल हो गया, और ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं ये हमने क्या करे थे, वहाँ पर कंप्लीट करे थे। तो जिसने कल की प्रीलिम्स 360 नहीं देखी वो ज़रूर देखें और आज की भी देखें, और मुझे बताएं कि क्या ये आपके लिए अच्छी है या नहीं है। ठीक है, अच्छी है तो भी बताएं, और अगर आपको पसंद नहीं आती तो भी मुझे बताएं। तो इसी के साथ धन्यवाद।